नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं जो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर पहले करा चुके हैं जो पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है केमिस्ट्री के नाम से उसमें जाकर दोस्तों उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम आज चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन है कि अपनी इस वीडियो को देखो और आपका हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट में पहला क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है इसमें दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों इसमें? पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्बन। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक क्या है दोस्तों? तो कार्बन एक इसका अधातु है। क्या है दोस्तों? अधातु। इसका चैप्टर मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रकृति का सबसे हल ज्यादा यौगिक किस तत्व के होते हैं? प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के होते हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ही मिलते हैं। किसके मिलते हैं दोस्तों? कार्बन के ही मिलते हैं। कार्बन हर एक यौगिक में मिलता ही मिलता है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं नहीं मिलता, लेकिन कार्बन ज्यादातर मिलता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है? कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है दोस्तों? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है दोस्तों? तो नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड एक कठोर होता है। इसको डायमंड कार्बन का एक कठोर अपरूप माना जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से कठोर पूछ लिया गया है तो मुलायम भी पूछा जाएगा। तो मुलायम क्या है दोस्तों? अब जिसका 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन का सबसे मुलायम अपरूप क्या है दोस्तों? तो मुलायम अपरूप पूछा गया है। तो दोस्तों मुलायम अपरूप के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा लैंप कार्बन। क्या दोस्तों? लैंप कार्बन। लैंप कार्बन होता है इसका सही आंसर। क्या हो जाता है दोस्तों? लैंप कार्बन का सही आंसर होता है। लेकिन आपको ये पता है लैंप कार्बन क्या होता है? जैसे हम पहले गाँवों में चिमनियाँ जलाते थे, या फिर जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, उसके जो साइलेंसर होता है, उस साइलेंसर में जब आप देखोगे जिसमें से धुआं निकलता है दोस्तों, उसको देखोगे आप उंगली से करके, तो उसमें जो कार्बन का जो अपरूप होता है वो लैंप कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लैंप कार्बन कहलाता है। यानी लैंपों से जो लैंप मतलब जो चिमनी जलाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं, उनसे जो गाज सी जम जाती है उसको लैंप कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हुए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती है। क्या दोस्तों? कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती है। तो कार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होती है नंबर दो? तो देखा क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है CO2। क्या दिया गया है? CO2। तो CO2 तो होता ही है दोस्तों, तो CO यानी ये भी होता है। तो दोनों क्या हो जाता है दोस्तों? दोनों राइट आंसर इसके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों छठवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भिन्न को छांटिए। भिन्न को एक अलग को छांटना है। क्या दोस्तों? अलग को छांटना है। ये सभी अवस्था में एक ठोस अवस्था मतलब उस अवस्था में मिल जाते हैं, लेकिन काजल है ना, वो एक गाढ़ अवस्था में मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अपना काजल। क्या हो जाएगा दोस्तों? काजल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान पूछी गई है दोस्तों। तो भारत में हीरे की खान आपको पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ये पन्ना जिले में मिलता है। किसमें दोस्तों? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा मिलता है। तो ये दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पन्ना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? ये दोस्तों आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हीरे की संरचना होती है। क्या दोस्तों? हीरे की संरचना होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि हीरे की संरचना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों हीरे की संरचना कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, चतुष्कोणीय होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है, हीरे को व्यक्त किया जाता है। अब इसका एक संकेत पूछ रहा है, जैसे सोडियम का, कार्बन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का जो संकेत होते हैं, उसी प्रकार से हीरे का जो संकेत होता है उसे किससे व्यक्त किया जाता है। तो हीरे को दोस्तों ऐसे मतलब संकेत किया जाता है किससे सर, दोस्तों सी से, सॉरी दोस्तों सी से इसको व्यक्त किया जाता है। किससे दोस्तों, सी से इसको व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हुए 11वां क्वेश्चन दिया गया है। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। निम्न में से विद्युत का कुचालक है दोस्तों। तो निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन है दोस्तों, एल्यूमिनियम से तो तार बनाई जाते थे, मरकरी है, मैग्नीशियम है, हीरा है। तो दोस्तों विद्युत का कुचालक कौन हो जाता है, मैग्नीशियम नहीं है, मरकरी भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हीरा हो जाएगा। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। दोस्तों ध्यान रखिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12वां दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, 12वां दिया गया है। 12 में दिया है, पेंसिल में काम आने वाला अपरूप है। दोस्तों पेंसिल में काम आने वाला अपरूप है। तो पेंसिल और पेन में अंतर होता है दोस्तों। कभी कभी हम सभी लोग क्या बोलते हैं कि पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो दुकानदार से, लेकिन पेन में और पेंसिल में अंतर होता है। उसमें लीड का उपयोग किया जाता है और इसमें कार्बन का उपयोग, मतलब ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का। जो कार्ड की पेंसिल आती है ना, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 13। क्या दिया गया है दोस्तों, 13वां। 13वें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है। तो दोस्तों परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किसके रूप में काम आता है, तो दोस्तों ये आता है मंदक के रूप में। किसके दोस्तों, मंदक के रूप में। मंदक के रूप में यानी जब परमाणु भट्टी कार्य में चलती रहती है, तो ग्रेफाइट से क्या है, उसको मंद करने के लिए उसे उसमें प्रयुक्त तो किया जाता है। अगर दोस्तों इसी प्रकार अगर ज्यादा तरीका से चलती रही अपनी परमाणु भट्टी, उसको नियंत्रित ना किया गया, तो हल क्या होगा, फट जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां। क्या है दोस्तों, 14। 14 क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 14 क्वेश्चन में दिया गया है वो अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है। अब अधातु भी सुचालक होती है, ऐसा हमने तो नहीं सोचा यार। पर अब देखते हैं इसमें क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंधक। यानी राइट आंसर देखते हैं। तो दोस्तों पहले गंधक दिया है, ऑक्सीजन दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है और नाइट्रोजन दिया गया है। तो आपको पता है दोस्तों कि ग्रेफाइट एक अधातु है और ये विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है दोस्तों, सुचालक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए, ग्रेफाइट या कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों में होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, तो इसमें देखिए इसमें दिया गया है, ग्रेफाइट या कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों में होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों इसी प्रकार मतलब थोड़ी वीडियो दुबक रही है, तो दोस्तों रोग कौन सा है। तो रोग कौन सा है दोस्तों, अब इसको देखते हैं रोग कौन सा है दोस्तों। तो उनमें ब्लैक फुट रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लैक फुट, वो ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। क्या कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ब्लैक लंग रोग हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए एक 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 16वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 क्वेश्चन में लीड पेंसिल में लीड की मात्रा होती है। जब वो लीड पेंसिल होती है ना, उसमें लीड की मात्रा कितनी होती है। तो लीड की मात्रा पूछी गई है दोस्तों, तो हो जाएगी अपनी कितनी, 0%। ऐसा सोचने में आ रहा होगा दोस्तों कि लीड पेंसिल उसका नाम है, तो लीड पेंसिल में पूरी पूरी मात्रा 100% होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें एक भी परसेंट मात्रा नहीं होती है, 0% होती है। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई कॉमन सेंस लगता है और ना ही इनमें अगर किसी को याद नहीं है तो वो गलत ही होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आगे 17 क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेफाइट की संरचना। क्या दिया गया है दोस्तों, ग्रेफाइट की संरचना। तो ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है, जैसे हीरे की संरचना चतुष्कोणीय होती थी, उसी प्रकार की ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना के लिए इसमें दिया गया राइट आंसर क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें हो जाता है षटकोणीय। कैसी होती है, षटकोणीय। षटकोणीय इसकी हीरे की
संरचना होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है दोस्तों। कैसी होती है? आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार की होती है? फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों फ्लोरीन की संरचना गुम्बद आकार की होती है। कैसी होती है? गुम्बद आकार की होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चार हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों, कार्बन का अपरूप क्या दोस्तों? कार्बन का अपरूप आणविक बेयरिंग के रूप में काम आता है। क्या दोस्तों? कार्बन का अपरूप जो आणविक बेयरिंग के रूप में काम आता है, बेयरिंग के रूप में काम आता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या दोस्तों? फ्लोरीन। जो कार्बनिक अपरूप है जो आणविक बेयरिंग के रूप में काम आता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में क्या हो जाए? वायु से 1.5 गुना यानी 1.5, क्या दोस्तों? 1.5 गुना भारी गैस है। तो वायु से 1.5 गुना भारी गैस कौन सी है सर दोस्तों? CO2। कौन सी है दोस्तों? CO2। इसीलिए ये क्षोमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, क्योंकि इसका वजन क्या है? वायु से ज्यादा होता है, 1.5 गुना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, खमीर की क्रिया उत्पन्न होने वाली गैस है। खमीर की क्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है। जब खमीर की क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आगे इसमें आपको दिया गया है कि CO2। क्या? CO2, CO और CH4 और NH3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CO। राइट आंसर क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों CO2। क्या हो जाता है दोस्तों? CO2। CO2 हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है दोस्तों CO2। इसका राइट आंसर CO2 क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों ये कार्बनिक अपरूप है, और जब खमीर की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और कार्बन का जब महत्वपूर्ण योगदान होता है तो उसमें से उत्पन्न जो गैस होती है वो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हुए, CO2 गैस जल से मिलकर बनाती है। CO2 गैस होती है, वो जल से मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? तो जल से मिलकर वो कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल बनाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल, यानी चौथा हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से 23वीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, शुष्क बर्फ बर्फ के रूप में काम आती है। शुष्क बर्फ के रूप में कौन काम आती है दोस्तों? तो उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, और आप जानते होंगे उस गैस का नाम, जो क्या उसका जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 24 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 24 क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में, ये क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस गैस में अब आपको फ्रीऑन, क्या है दोस्तों? फ्रीऑन। तो शायद आप सोचो फ्रीऑन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में फ्रीऑन भी आती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन भी आती है, और उपरोक्त सभी आती है, यानी तीनों, मीथेन का, फ्रीऑन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों आती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 25वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर, क्या? बंद कमरे में अंगीठी जलाकर दोस्तों मृत्यु का कारण क्या होती है? बंद कमरे में जब अंगीठी जलाएंगे तो क्या उसमें CO उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, और जिसके कारण मनुष्य सांस लेता है, और सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है, और उसकी सांस बंद हो जाती है। क्यों? सोते समय इतना ध्यान तो हमारा माइंड मस्तिष्क नहीं रख सकता है कि वो उठ के कुछ कर सके, लेकिन वो सीधा सीधा मर जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मर जाता है। तो इसे ध्यान रखना, कभी अंगीठी में जला लेना, वरना सोते सोते मर जाओगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, भाप अंगार गैस का अन्य नाम क्या है? दोस्तों भाप अंगार गैस का अन्य नाम क्या है? तो भाप अंगार गैस को अन्य नाम से जाना जाता है वाटर गैस के। किससे दोस्तों? वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर गैस हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भाप अंगार गैस के अवयव कौन से हैं, यानी भाप अंगार गैस किस किस से बनती है? तो भाप अंगार बनती है CO और H2। किससे दोस्तों? CO H2 से। किससे दोस्तों? CO और H2 से इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अब देखते 30 क्वेश्चन की तरफ करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाती है?
पेट्रोलियम की जो शुद्धिकरण की विधि है वो दोस्तों क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रभाजी आसवन यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है जो लास्ट है हमारा, क्या है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसको पढ़ते हैं दोस्तों कि पेट्रोल से प्राप्त उत्पादन नहीं है, पेट्रोल से प्राप्त उत्पादन नहीं है। तो पेट्रोल से प्राप्त उत्पादन क्या नहीं है? मोम भी निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? पेट्रोल से मोम भी प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? मोम भी प्राप्त होता है और गैस भी प्राप्त होती है, मोम भी प्राप्त होता है, स्नेहक तेल भी प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इसमें चौथा जो आंसर दिया गया है उसमें वो हमें मोल मेज प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? मोल मेज प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉल मेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका मॉल मेज हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप यू आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों बेल आइकन मतलब बेल आइकन को तो दबा देना ही आप, जिससे आपका फायदा होगा, मेरा तो कुछ नहीं होना है। और दोस्तों लाइक करोगे तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करोगे उससे हमारी वीडियो में कमी का पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी थी। तो दोस्तों लाइक आपसे मांगता हूँ एक, और एक कमेंट मांगता हूँ। कमेंट मेरे लिए फायदेमंद होगा और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।